the term fourth wall is associated with. So here the fourth wall is a literary term which is associated in theater. Okay, so in जो आवर मेन मोटो है कि ये फोर्थ वॉल होता क्या है, जो हमने को बताया ना, फोर्थ वॉल जो है वो एक लिटरेरी टर्म है जो थिएटर में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मर होता है ना, परफॉर्मर किसी भी स्टेज में या एक स्टेज पर जो परफॉर्मर होता है और जो ऑडियंस होती है उसके बीच का जो पार्ट है वो कहता है फोर्थ वॉल। वो क्या कहलाता है? फोर्थ वॉल कहलाता है। समटाइम इट कैन बी सेड दैट दिस फोर्थ वॉल, ये जो फोर्थ वॉल है, दिस इज द एग्जिस्ट बिटवीन ए स्टोरी एंड रियलिटी। ओके, स्टोरी और रियलिटी के बीच जो एग्जिस्टेंस है, जब एक जो कैरेक्टर होता है और स्टोरी बताता है रीडर को इन ऐसे वे में कि ऐसे वे में जो स्टोरी को बताता है कि जैसे कि जिसमें इल्यूजन का जो इमोशन हो वो आपको दिखे, इल्यूजनमेंट आपको शो करे, वो फोर्थ वॉल होता है। अपने हिंदी ड्रामा नाटक में देखे होंगे जो कहीं स्टेज वगैरह पे होते हैं, तो आपको देखा होगा थिन कर्टेन रहता है, उसके पीछे से एक डायलॉग डिलीवर करता रहता है, जबकि ये ऑडियंस बैठी हुई उनको नहीं दिखता, ये उनको ये बोलने वाले उनको फील तो होता है कि बोल रहे हैं, लेकिन जो इसके द्वारा डिलीवर किए गए जो यहाँ पे एक्टर स्टेज पे है और ये ऑडियंस के बीच जो है कनेक्ट, दिस इज द कॉल 1 2 3 4, तो ये दिस इज द कॉल फोर्थ वॉल। ये वेरी सिंपल वे में है ये आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग plays of Shakespeare has an epilogue? So here all of these, Tempest, As You Like It, and Twelfth Night, na? These all plays has an epilogue. Okay, so what epilogue it is in Tempest, As You Like It, or Twelfth Night? Here I am going to tell you. In Act 5, scene first, says that Prospero says that now my charms are all overthrown ना। प्रॉस्पेरो कहता है now my charms are all overthrown and he is imprisoned in Caliban and Ariel. Okay, so this is the epilogue in the Tempest. Next we have a As You Like It. In As You Like It, Rosalind as a disguised woman, he represent the epilogue in the last act 5 scene first, scene 4. He says that it is not the fashion to see the lady, the epilogue, याद रखिएगा, it is not the fashion to see the lady, the epilogue. And so on and so forth. And in last, bid me farewell. He's in the last line of epilogue was say that bid me farewell, bid me farewell. ये important है, bid me farewell is an epilogue from As You Like It. And now my charms are all overthrown. ओके, हियर प्रॉस्पेरो क्या कहता है? प्रॉस्पेरो कहता है कि जो है मेरे सारे मैजिकल्स जो चार्म थे वो एंड हो चुके हैं, और जैसे कि मैंने एरियल को और उसको कैलीबैन को जो है इम्प्रिजन किया था, और नाउ दिस टाइम ऑडियंस हैज़ इम्प्रिजन मी. ओके, इन ट्वेल्थ नाइट एपिलॉग. सो इन ट्वेल्थ नाइट एंड्रयू ऑक्चेक gives epilogue. Okay, he says that in last word of Andrew Auchet was
Well, now I am your fool. Well, now I am your fool. I hope that's all right. He said for Beatrice, and last he said that yes, my dear, yes, my dear. Okay, yes, my dear. So this is all epilogue I have discussed. Next question we have Hamlet's soliloquy, to be or not to be. That is the questions occur in. Okay, so we all know the right answer of this. One is Act 3 scene first, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी, तो आपको ये जानना है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये हैमलेट की सोलिलोकी है, उसकी सारी जो 9 और 11 सोलिलोकीज गिवन बाय हैमलेट वो आपको याद रखनी है, ठीक। और इसमें आपको ये सीन याद रखना है कि किस सीन और किस एक्ट में इसने ये जो टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन को इसने जो है सोलिलोकी को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हु इज़ थॉमस पर्सी इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। So in Henry IV Part 1, Earl of Worcester, okay, Earl of Worcester is a Thomas Percy, na? Thomas Percy, ठीक। Next question we have which Shakespearean character thinks he has heard these words sleep no more, Macbeth, sleep no more, in act sorry in act 2 एंड सीन, ओके। सो याद रखिएगा इन एक्ट 2 एंड सीन 2 में जो है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें होता है स्लीप नो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेक्सपियरन कैरेक्टर सेज दिस स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड that fears a painted devil, okay। So this line has been said by Lady Macbeth. The word essay means an attempt. Which Elizabeth critic authored the enormously influential handbook of poetry and rhetoric titled The Art of English Poesy in 1589? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एलिजाबेथ क्रिटिक जो था एलिजाबेथन एज में, वो कौन सा ऐसा क्रिटिक था जिसने जो है जो पोइट्री की हैंडबुक थी और रिटोरिक की जो पोइट्री और रिटोरिक की जो हैंडबुक थी उसको जो है एक टाइटल दिया था इंग्लिश द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी इन 1589 में ना। क्या किया था उसने? द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी इन 1589 में टाइटल दिया था ना, एनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल हैंडबुक ऑफ पोएट्री एंड रिटोरिक को टाइटल दे दिया था द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी इन 1589 में। तो दैट क्रिटिक नेम वाज जॉर्ज पुटेनहम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव in the Spanish tragedy, okay, in the Spanish tragedy, who accompanies the ghost of Don Andrea, the Spanish nobleman, from the underworld back to the world of the living? तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी में वो कौन था, वो कौन स्पेनिश नोबलमैन था जिसने जो है घोस्ट ऑफ डॉन एंड्रिया की कंपनी को एक्सेप्ट किया था, उसके साथ था, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वापस आकर जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें आके वो जो है इनहैबिट किया था। तो दैट वाज रिवेंज ना। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इन द स्पेनिश ट्रेजेडी एक्ट इन मैकियावेलन मैनर? विच कैरेक्टर इन द स्पेनिश ट्रेजेडी का कौन सा जो कैरेक्टर था जिसने जो है मैकियावेलियन मैनर में वो किया था, एक्ट किया था? तो दैट वाज ऑल ऑफ देम। इसमें लॉरेंजो, बेलेम्पेरिया और हायरोनिमो ना, हायरोनिमी इज मैड ना, ये
ये कैरेक्टर जो है वो हैमलेट से हैमलेट हैमलेट मतलब ये हैमलेट जो है हायरोनिमो से ही इंस्पायर है कैरेक्टर, याद रखिएगा ना। तो हायरोनिमोस मास्क इन एक्ट फर्स्ट सीन 5 ड्रामेटाइजेस द ट्रायम्फ्स ऑफ विच कंट्री ओवर बोथ पोर्तुगल एंड स्पेन। सो हायरोनिमो जो है, हायरोनिमोस जो मास्क है एक्ट फर्स्ट और सीन 5 में, उसमें जो है किस कंट्री को जो है ट्रायम्फ किया गया, विजय घोषित किया गया है पुर्तगाल और स्पेन में, तो दैट कंट्री वाज इंग्लैंड। ओके, England has triumphed over Portugal and Spain. Okay. Next, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Who quotes thus from the Bible in the Spanish tragedy? So here, Hieronymo. Okay. Next, the comedy of errors is the reworking of a play by Plautus. The comedy of errors is the reworking of a play by Plautus. जी हाँ, याद रखिएगा, प्लॉटस। नेक्स्ट, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, दिस इज ओरिजिनली ए कोटेशन फ्रॉम हीरो एंड लिएंडर ना, हीरो एंड लिएंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्लोज माइटी लाइन एंड दैट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट जो है वो फीचर नहीं है किसका, मार्लो की जो माइटी लाइन का फीचर वो नहीं है। रोमांटिक है, सबवर्सिव है, रेडिकल है, बट रिडेंडेंट जो है वो मार्लो की माइटी लाइन का फीचर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज कैपुलेट्स और कैट फिगर। सो कैपुलेट के और कैट फिगर कहाँ मिलेगा आपको, रोमियो एंड जूलियट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, दिस कोटेशन और दिस लाइन is appear in which Shakespeare's play ना। so the course of true love never did run smooth, ये आप चाहे रियल लाइफ में देखिए, मूवी में देखिए, कहीं भी देखिए, ये कोटेशन ऑलवेज इम्प्लाई होता है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव का जो कोर्स है वो कभी भी स्मूथली नहीं चल सकता। एंड दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम। ओके, so next question, amority, amority contains 89 sonnets। मैं आपको बताता हूँ amority के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। amority जो है वो एडमंड स्पेंसर ना, एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है अपने कोर्टशिप को और जो उनका जो मैरिज था ना, जिससे वो प्यार करते थे, उसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल ना, उसके लिए इन्होंने जो है एमोरिटी लिखा था ना। ये जो है फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1595 इन लंदन। ओके, और किसके द्वारा पब्लिश किया था, दिस वाज पब्लिश्ड बाय विलियम पॉन्सोनबाई, विलियम पॉन्सोनबाई के द्वारा जो है इनके इसको पब्लिश किया 1595 में ना। और इस जो ओरिजिनली भी इसको भी आप मानिए कि जो है ये पब्लिश हुआ था। तो दिस इज इसका जो अगर एमोरिटी का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है लिटिल लव्स ना, लिटिल लव्स, और यू कैन से लिटिल क्यूपिड्स। ओके, तो इसको जो है बहुत सारे एलिजाबेथन सोनेट को इन्होंने फॉलो किया। इसमें एलिजाबेथन जो कन्वेंशन था, परंपराएं थी, ट्रेडिशन था, उसमें एलिजाबेथन के सोनेट ट्रेडिशंस को इसमें फॉलो किया था। ठीक, इसे हम एपीथैलामियन भी कहते हैं। एपीथैलेमन प्रोथैलेमन हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में ना। तो बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन these four options who is known as the English Virgil? So here Spenser is known as the English Virgil.
AC Bradley's Shakespearean tragedy consists of here 10 lectures. 10 lectures completed by AC Bradley. Okay, and these all are tragedy. ठीक. The first pastoral romance in English is Sydney's Arcadia. So Sydney's Arcadia के बारे में कुछ, इसे हम द काउंटेस ऑफ प्रेमब्रोक्स आर्केडिया भी कहते हैं. द काउंटेस ऑफ प्रेमब्रोक्स आर्केडिया भी कहते हैं, सिंपली हम उसे सिडनीस आर्केडिया कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ लॉन्ग पैस्टोरल रोमांस. लॉन्ग पैस्टोरल रोमांस and this is written toward the ends of the 16th century. Published in 1593. Okay, and इस genre जो है इसका ड्रामा एंड प्रोज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इन इंग्लिश इज गॉर्बुडक. सबको पता है. तो अर्ली इंग्लिश कॉमेडी written by a schoolmaster to be performed by his students, which illustrates the early Renaissance belief in the educational advantages of acting. So the play is Ralph Royster Doyster. Okay, next, Astrophel is a pastoral elegy written by Spenser in memory of Sidney. Okay, next question we have, who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? Wilson Knight. Okay, so the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome is said by Wilson Knight. This is our Elizabethan is MCQ part 6. Okay, so as I promised you to, I will cover all Elizabethan age MCQs na in this, and continuously I am providing you. So here match the following prose writers with their works. So here these are prose writers, and here their works. ठीक. So the correct option is here first. So Bishop John Fisher wrote Froissart's Chronicles. This is a prose writer. And Roger Ascham or Ascham, he wrote Toxophilus. Okay, and the third, Thomas Murray, he wrote Utopia, and here he wrote History of Richard III. And the fourth, Richard Hooker, he wrote of the laws of ecclesiastical policy. So Elizabethan prose writer we have Bishop John Fisher, Roger Ascham, the schoolmaster, also written by Roger Ascham. Thomas Morris, Utopia, and also wrote History of Richard III. Okay, Richard Hooker, he wrote of the laws of ecclesiastical polity. Okay, next question we have, which of the following is not true about Sidney's view? Okay, which of the following is not true about Sidney's view put forward in Apology for Poetry? So we know that Philip Sidney wrote Apology for Poetry, and he the question asks us to given some statement, and which statement is true for Apology for Poetry. So he first he says that supports the contemporary practice of tragicomedy. He says that Sidney's views which is put forwarded in Apology for Poetry that is supports the contemporary practice of tragicomedy. I think yes, this is the correct answer.
बाकी अपहोल्ड द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द थ्योरिटीज, नो थ्योरिटीज को नहीं फॉलो करता है। मेंटेन्स द क्रिएटिव पॉइंट, रिप्रेजेंट नेचर बट ट्रांसेंड, नो ये भी नहीं करता है। एंडोर्स द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ पोएट्री, नो नो not utilitarian elements in this policy for poetry. The correct option is A. Next question we have, who of the following writers in a book the title of which is translated as the new instrument identifies tour idols that lure man away truth, the tribe, the cave, the marketplace, and the theater, and none of the other but Francis Bacon, a famous essayist, prose writer of Elizabethan. The new instrument, na the new instrument, okay. And the new instrument which is already known as another name, you can say Noem organum, okay, fully Noem organum, okay. It is originally published in 1620, okay. है इसका जो टाइटल है नोम आर्गनम, ये जो है फ्रांसिस बेकन ने अरिस्टोटल के जो उसका अरिस्टोटल का जो एक इम्पोर्टेंट वर्क था, जो जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनॉन ना, ऑर्गेनॉन अरिस्टोटल का इम्पोर्टेंट वर्क था ऑर्गेनॉन, उससे इसने जो है इसको इसने जो टाइटल को रेफरेंस लिया यहाँ से, ठीक है। और इसमें इसने इसने क्या किया, इसने अपना खुद का एक मेथड, इसको हम बेकैनियन मेथड कहते हैं ना, उसको यूज़ किया है ना। और दैट मेथड वाज इन दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड द पोइट्स ऑफ द अर्ली 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के जो पोइट्स थे, जैसे सर थॉमस याट, हेनरी हावर्ड, सर वाल्टर रेली, सर फिलिप सिडनी, मैरी सिडनी, माइकल ड्रेटन, सर जॉन डेविस ना, दीज ऑल उस समय में, उस रिसेंट टाइम में इनको कहा जाता था रिफॉर्मेशन पोइट्स, प्री शेक्सपियरियन पोइट्स, गोल्डन पोइट्स और सिल्वर पोइट। द करेक्ट ऑप्शन इज दे कॉल सिल्वर पोइट्स, ओके। तो 16th सेंचुरी के ये सभी थॉमस याट, हेनरी हावर्ड, रेली, सिडनी, मैरी सिडनी, माइकल ड्रेटन, Sir John Davies, these all are that time called silver poets. Next question we have, which of the following combination of plays does not constitute Shakespeare's last plays? So here we have his plays, which is not the combination, follow the combination. So C and D is not following the combination of last plays, that are Coriolanus, Pericles, the Tempest, and Pericles, Timon of Athens, the Tempest. बाकी Pericles, the Winter Tale, follow the combination. Cymbeline, the Winter Tale, the Tempest, these are all also the following combination. But here the correct C and D is not following the combination of plays, okay. Next question we have, which of the following works was described by its author as a द कंसीट? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको आथर ने जो है द कंसीट के नाम से डिस्क्राइब किया है? तो दैट इज फेरी क्वीन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एस्ट्रोफिल एंड स्टेला? द फर्स्ट ऑप्शन इज इट वॉज पब्लिश्ड posthumously in 1591. It is generally considered the first sonnet sequence in English, or it contains 271 sonnets. The sequence contains sonnets in the Petrarchan as well as English style. So the correct option is A and B, means A and B following true statements about Astrophel and Stella. So this is posthumously published in 1591 and ऐसा माना जाता है कि दिस इज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. इंग्लिश में फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस है जो इंग्लिश का,
वो एरिस्टोफल एंड स्टेला है। मैच द सोनेट सीक्वेंसेस विथ देयर ऑथर्स। सो एडमंड स्पेंसर, सैमुअल डेनियल, माइकल ड्रेटन, हेनरी कॉन्स्टेबल ना। सो इसमें हमें सोनेट सीक्वेंस को कवर करना है। तो सोनेट सीक्वेंस को हमें जो है इनके साथ कवर करना है। तो एडवर्ड स्पेंसर हमें पता है कि इसका जो है एमोरिटी है, ठीक। ये हमारा पहले के साथ, या फिर इधर हम कर सकते हैं, ये एमोरिटी है। उसके बाद हमारा सैमुअल डेनियल का जो है वो है डेलिया, हमें पता है, ठीक। डेलिया जो है सैमुअल डेनियल का सोनेट सीक्वेंस है। और जो माइकल ड्रेटन का है वो है माइकल ड्रेटन का जो है आइडिया, ठीक। एंड हेनरी कॉन्स्टेबल का जो है वो है डायना, और यू कैन से ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी। द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द रेनेसा। ओके, तो रेनेसा का जो फीचर क्या है? इंडिविजुअलिज्म, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, टॉलमिक एस्ट्रोनॉमी और स्प्रेजैतुरा। सो A, B and D. He said that A, B and D. So here I think something is missing, but you have to know A, B, C, D. So here we consider A and B, C and D. So correct option is 1, 2 and 4. Okay, here you can mention 1, 2 and 4 is the correct answer. So जो रिनेसा का जो फीचर था वो क्या था? इंडिविजुअलिज्म था, ठीक। इंटरेस्ट इन हिस्ट्री था एंड स्प्रेजतुरा था। टॉलमिक एस्ट्रोनॉमी नहीं था, ठीक। ये तीसरा वाला ऑप्शन नहीं था। स्प्रेजतुरा क्या होता है? हियर स्प्रेजतुरा मीन्स होता है, मतलब कि the art of looking great. Okay, art of looking great without dullness ना, मतलब एक ग्रेटनेस की चाहत होती है। तो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फेस्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। तो आपको ये जो एलिजाबेथन में रेनेसा, ह्यूमनिज्म, ये सब पता था। इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट टाइम पीजीटी में ऑटोबायोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और दैट वाज टोटली अ चैलेंजेस फॉर competitor. So competitor like me or you, we all have faced lots of challenges, like challenges to this type of question na, ki here theoretical questions, this is not optional, it is a theoretical based na, fact based. If you don't know the fact of a renaissance humanism, so you will be unable to attend that type of question. Okay, so in this question he asking to us that what is the important facet of humanism. So if you don't know the what is humanism, then how smart you are to able to attend these questions. If you don't know what is the renaissance, na, then how you can attempt these questions. Okay, so before attempting the question, you have to clear about humanism, renaissance, or all important terms, no. Okay, so in humanism, texts were treated as authorities. Aristotelian method of deductive logic merged Platonic philosophy with Christian ideology, looked at a writer in entirety within the historical context. So here these are four options we have about humanism. I have to choose of one of them. So here correct option is only A and B we have, which is a important phase of humanism, A and B. So these A and B, one second. So here A and B, A text were treated as authorities. जो टेक्स्ट था उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको ट्रीट किया गया एज अ अथॉरिटी के रूप में। जो अरिस्टोटेलियन मेथड था उसको जो है डिडक्टिव लॉजिक की तरह इसको यूज़ किया गया, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। ओके
ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क। लफ्स लेबर लॉस्ट में बहुत ही लंबा चौड़ा जो एक ही वर्ड है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ओके, वेरी लेंदी एंड लेंदी वर्ड्स। दिस वर्ड ही यूजेस हॉनोरिफिक कैपिटल ड्यूटी नेटेटिबस। फिर से बोलते हैं, हॉनोरिफिक abilitudinatibus, okay, this is the word used in love's labors lost in Shakespeare, okay, by Shakespeare, sorry. Shakespeare's history plays span English history from 1200 to 1550, many time asked, okay, important questions है, क्वेश्चन है ये। हॉट स्पर इज कैरेक्टर, सबको पता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हॉट स्पर नाम का जो कैरेक्टर था वो। अबाउट whom does Shakespeare say his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man? Julius Caesar says that in which act scene you have to go through these lines, his life was gentle and the elements, and try to summarize in your own words, no? So that you will be able to understand what is Julius Caesar enact, what is Julius Caesar, plot, overview, no? Fact, genre, these all, no, if you will honorably honestly मेहनत करेंगे आप तो पक्का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नाइट एंड द बर्निंग पेशल, a satire of chivalric romances. So, by which masterpiece in the genre dramatic burlesque? So, this is written by Beaumont and Fletcher. The Knight and the Burning Pestle, a satire of chivalric romances by Beaumont and Fletcher, masterpiece in the genre dramatic burlesque. Okay. The Battle of Actium, waged at sea, appears in Antony and Cleopatra, written by William Shakespeare. एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में बैटल ऑफ एक्टियम लड़ा गया था, ठीक है ना। द बैटल ऑफ फिलिपी फीचर्स इन जूलियस सीजर, जूलियस सीजर के आगे का पार्ट है वो एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। व्हेन सारोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस, दिस इज a quotation from Hamlet. Cut is the branch that might have grown full state is a line from Dr. Faustus. Cut is the branch that might have grown full state is a line from Dr. Foster. Sir Philip Sidney's sister Mary Herbert was the Countess of Pembroke. Okay. The Globe Theatre was rebuilt in 1614. ओके, ग्लोब थिएटर से और भी सारे फैक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर सेज दिस, एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the god, they kill us for their sport gloucesters, whenever his eyes put out by the Duke of Albany. The Gondibert, the Gondibert stanza was popularized by William Davenant. द वर्ड, फिर से दो बार हो गया, अकर्स इन द प्ले लव्स लेबर लॉस्ट। वाई दिस इज हेल, वाई दिस कोलाबरी, वाई दिस इज हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट इज अ फेमस लाइन फ्रॉम वाई दिस इज हेल डचेस ऑफ मालपी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज 25 क्वेश्चंस taken from Elizabethan MCQ part 6. Next, we are going to discuss about Elizabethan and their part 7. Okay, so this is Elizabethan part 7. Okay, so the first question we have, which of the following statements is not true about Shakespeare? So here the first option we have, Shakespeare owned shares in the Globe Theatre and Blackfriar Theatre. हमें पता है कि उसने जो है ब्लैकफ्रायर थिएटर और ग्लोब थिएटर में अपने शेयर रखे थे, ठीक, तो ये सही है। ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज बीट्रे अ डिज़ायर फॉर सिविल हार्मनी एंड लेजिटिमेट अथॉरिटी, तो उसके सारे प्ले में आपको जो है जो सिविल हार्मनी है वो और लेजिटिमेट अथॉरिटी जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक, ये भी सही है।
शेक्सपियर्स प्लेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिएवल मोरलिटी प्लेस। ठीक है, मोरलिटी प्लेस से उसने जो है उसके प्लेस जो इन्फ्लुएंस हुए, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज, जो शेक्सपियर की सभी हिस्ट्रीज प्लेस थी, दैट इज़ द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल इन इंग्लैंड। नो नो नो, हिस्ट्री जो थी उसकी कॉमन पीपल नहीं थे उसके हिस्ट्री में ना, उसके टेट्रोलॉजी में भी कोई कॉमन पीपल नहीं थे, उसमें किंग थे ना, रूल्स थे, तो ये दिस इज़ नॉट ट्रू। शेक्सपियर सोनेट्स वर पब्लिश इन 16 नॉट विद थॉमस थॉर, गलत है, थॉमस थॉर, ये भी गलत है। ओके, सो द मतलब कि नॉट ट्रू अबाउट, सो डी एंड ई इज़ नॉट ट्रू अबाउट शेक्सपियर्स। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज डी एंड ई। Next question, which Shakespearean character speaks these lines? If music be the food, sorry here something here, food of love, play on. So this line has been said by Duke of Orsino at the beginning of the play. Duke of the Orsino. Okay. Which of the following character play pair is correctly matched? So here Genocrate, the character in which Tamburlaine, Wagner, the character belongs to Dr. Faustus, Isabella, Edward, and Machiavel, the Jave of Malta. So these all characters is pair correctly. So the option all are correct is correct. Okay. Next we have a mutability. This is the cantos. Mutability cantos in seventh book of Fairy Queen depicts the virtue of as earlier Elizabethan MCQs I have already discussed Fairy Queen in very detailed manner, so you can check out that video. सो हियर आई वॉन्ट मोटा मोटी आपको बता दूँ कि 6 वर्चूज़ के बारे में बताया गया है, जैसे कि वर्च्यू ऑफ हॉलीनेस, वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्सिटी एंड सिनोनिम कॉन्स्टेंसी। ओके, सो म्यूटेबिलिटी कॉन्टोज जो है जो फेरी गुन का 7th बुक है, इसमें किस वर्च्यू की बात की गई, तो वर्च्यू ऑफ कर्टेसी और वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंसी की बात की गई है। ठीक, इमर्सियो, IMMERITO ना, इमेरिटो इज़ अ कैरेक्टर इन द सेफर्ड्स कैलेंडर। इमेरिटो किसका है, द सेफर्ड कैलेंडर का जो कैरेक्टर है, जो कि एडमंड स्पेंसर का जो है फर्स्ट पोइटिक वर्क्स है ना, इसे एकोलॉग्स में लिखा गया है। इसका जनरा जो है एकोलॉग है, 12 एकोलॉग, जिसमें 12 एकोलॉग हैं और ये सभी जो है मंथ के नाम पे हैं ना। इसमें कॉलिन क्लाउड को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ सेफर्ड। ओके, और कॉलिन क्लाउड जो कॉलिन क्लाउड जो कैरेक्टर है वो जॉन स्केल्टन ने अपनी एक रख दिया था, वाई कॉलिन क्लाउड इज़ नॉट कम टू कोर्ट ना, तो उसमें इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया था। तो कॉलिन क्लाउड को जो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सेफर्ड कैलेंडर में। इसकी जो थीम है वो द एब्यूजिव प्रोसेस ऑफ द चर्चेज है ना। इसमें जो कॉलिन क्लाउड के लाइफ को एज अ सेफर्ड जो है थ्रू द 12 मंथ ऑफ द ईयर के इसमें से दर्शाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीट द फॉलोइंग कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर ना। शेक्सपियर के किसी वर्क का जो है कम ये है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन। सो हियर रीजन इज अ करेक्ट ऑप्शन ना, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेक्सपियरियन कैरेक्टर लॉन्सेलॉट गोबो इज, तो लॉन्सेलॉट गोबो कौन था, वो जो है ये साइलॉक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक का सर्वेंट था। ओके, गिवन क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ रिनेसा ट्रांसलेटर्स। तो रिनेसा ट्रांसलेटर्स के नाम नीचे दिए गए हैं एंड दी वर्क, और उनके वर्क दिए गए हैं ना जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो इसमें से हमें गलत जो पेयर है उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ रिनेसा ट्रांसलेटर्स एंड द वर्क दे ट्रांसलेटेड। तो रिनेसा ट्रांसलेटर हैं जैसे रिचर्ड स्टैनीहर्स्ट, तो इन्होंने वर्जिन्स एनियाड को ट्रांसलेट किया है या नहीं किया है, हमें इसमें से जो है रॉन्ग पेयर को छांटना है। ठीक, तो थॉमस नॉर्स द पुटाक लाइव्स आई थिंक सही है। ओके, रिचर्ड स्टैनीहर्स्ट वर्जिस एनियाद को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। ठीक, रिनेसा ट्रांसलेटर है, दिस इज आल्सो करेक्ट। आर्थर गोल्डिंग मॉन्टेनेस एसे, नहीं, मॉन्टेन एसे को जो है
आई थिंक बेकन साहब जो हैं, ओके, तो ये गलत हो गया। जॉर्ज चैपमैन, होमर्स की इलियड एंड ओडिसी को, ये भी सही है, हमने पढ़ते आ रहे हैं। थॉमस हॉबी, कैस्टिग्लियोन्स द बुक ऑफ द कोर्टियर, ये भी सही है। जॉन हैरिंगटन, एरियोस्टोस ऑरलैंडो फ्यूरियोसियो, ये भी सही है। जॉन फ्लोरियो, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये गलत है। तो सी एंड जी इज द रॉन्ग पेयर ना, तो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट true about Francis Bacon. So here we have option. So first option we have, he was the father of Nicholas Bacon, notable politician and member of Gray's Inn, who was also the Lord Keeper of the Great Sea. So I think he's not the father of Nicholas Bacon, so this is wrong. Being ambitious, he befriended Robert Devereux. हाँ ये सही है। द सेकेंड अर्ल ऑफ एसेक्स हु वाज क्वीन एलिजाबेथ फेवरेट, तो हाँ ये जो है सही है ना। व्हेन द अर्ल ऑफ एसेक्स वाज ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड एग्जीक्यूटेड, बेकन स्टूड बाय हिम स्टॉन्चली टिल द एंड, गलत, छोड़ दिया साथ। डी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट, Bacon was greatly disgraced, having fallen into debt, being charged of corruption, and even imprisoned in the Tower of London for a few days. So this is also correct. During the reign of James फर्स्ट के रेन में इन्हें जो है डिसग्रेस किया गया था, एंड हैविंग फॉलन इनटू डेब्ट, बीइंग चार्ज्ड ऑफ करप्शन का चार्ज भी लग गया था, और टावर ऑफ लंदन में कुछ दिनों के लिए इन्हें इम्प्रिजन भी कर दिया गया था। तो करेक्ट जो मतलब कि जो इसमें सही नहीं है वो है हमारा जो है सी एंड आई थिंक डी, सी एंड डी, सॉरी ए एंड सी, ओके। so here A and C is not true, other option is true. In Palladistemia, Witt's Treasury 1598, how many of Shakespeare's plays does Francis Mears mention? So 12. In Palladistemia, Witt's Treasury जो है उसमें जो है शेक्सपियर के 12 जो है प्लेस को मेंशन किया गया था। Which Shakespearean character sings the following song, the poor soul sat sighing by a sycamore tree? Which Shakespearean character sings the following songs, the poor soul sat sighing by a sycamore tree? ये sycamore tree याद रखिएगा, this is the Desdemona in Othello. The Globe Theatre burned down in 1613 during a performance of Henry VIII. I think very simple question. The following lines are a supreme expression of Carpe Diem's philosophy. Gather therefore the rose will see at its prime, for soon comes age that will her pride deflower. Gather the rose of love will see at its time. Identity the author. So Edmund Spenser. In which Shakespearean play is the Battle of Agnicourt a central issue? Henry V. In which year was Francis Bacon's essay first published? 1597. Which of the following plays set in Athens? A Midsummer Night Dreams. Athens setting है Midsummer Night Dreams की, याद रखिएगा। In Arcadia, Philoclea and Pamela ना डाटर साथ, तो ये फिलोमिला है शायद, ऐसे कुछ है, फिलोमिला है। इन कैरेक्टर फिलोमिला एंड पामेला आर डॉटर्स ऑफ बैसिलियस और बैसिलस। Which of the following Shakespearean play conforms to the three unities? Comedy of Errors of the Shakespearean play शेक्सपियर के अरिस्टोटल की थ्री यूनिटी को फॉलो करते हैं। विदेना इज अ कैरेक्टर इन अ प्ले बाय सैकविल। The lunatic, the lover, the poet are the imagination of all company. This is a Midsummer Night Dream. Second Shepherd's play is a mystery play. Love's Labor Lost and Much Ado About Nothing are example for comedy of manners. The woods shall to me answer, and my echo ring is the refrain of Epithalamion. Okay, Edmund Spenser. So this is the end of
Elizabethan part 7. Okay, next we will discuss on Elizabethan part 8 MCQs.